नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ डेली न्यूज एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। तो रोज हमारा ये खास कार्यक्रम आपको पसंद आता होगा, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर अपडेट को हम आपके पास लेके आते हैं बहुत ही सिंपल देसी अंदाज में। तो यहाँ पर बजट सत्र जो है 28 जनवरी 2026 से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है और 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है 2026 का। तो निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट पेश करेंगी। तो बजट में हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। तो बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर मुझे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपको भी जरूर बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो ऐसे ही 20 उम्मीदों को समेटे हुए मैं आपके बीच में उपस्थित हो गया हूं। अपने 70-72 हजार इंश्योरेंस एडवाइजर्स की उम्मीदों को यहां पर मैं लेके आने की कोशिश करूंगा और इन पे अगर गवर्नमेंट फुलफिल करती है हमारे डिमांड्स तो डेफिनेटली 5 वादे इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको करने चाहिए। अगर गवर्नमेंट इनमें से 2-3 भी अगर फुलफिल कर देती है तो आपको ये 5 वादे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए 25 से 30 मिनट का जरूर हो सकता है। मेरी हर वीडियो ट्रेनिंग वाली वीडियो होती है फ्रेंड्स। ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा पैसा, एफर्ट, टाइम और रिसोर्सेज लगा करके मैं आप तक ये फ्री वीडियोस लेके आ रहा हूं। इसको फ्री मत समझना, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजना। तो यहां पर चैलेंज 365 में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं। 56 डेज हमें हो गए हैं। 56 दिनों से हम लगातार नॉन स्टॉप रोज सुबह 5 बजे से 6 बजे हम आपके बीच में आते हैं और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीजें मैं आपके बीच में साझा करता हूं और आपको एक एजेंट से एडवाइजर बनाने की कोशिश करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, एडवाइजर माइंडसेट बनाना चाहते हैं, बड़े बिजनेसेस ओनर्स के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छा पॉलिसी बेचना चाहते हैं, तो इस लाइव मास्टर क्लास में जुड़ें। 1 भी रुपए आपका खर्चा नहीं होगा। तो हमारा मेन टॉपिक आज का ये है कि भाई बजट से 20 उम्मीदें क्या है मेरे एडवाइजर को, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है माय डियर फ्रेंड्स, कमीशन की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत बार समय समय पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स को डराया जाता है, धमकाया जाता है। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज कुछ भी बोल रही होती हैं। कई बार IRDAI कुछ ऐसी चीजें बोल रहा होता है जहां पर आपकी कमीशन की प्रोटेक्शन के बारे में कुछ ऐसी बातें चलती हैं जहां पर आप डर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो भैया प्रोटेक्शन हो जाए। हमारे कमीशन के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट ये बताए, फाइनेंस मिनिस्टर ये बताएं कि एग्जैक्टली क्योंकि हम जो है ना गिग वर्कर्स नहीं है, लेकिन हमें देखा गिग वर्कर्स के तरीके से जा रहा है। एक ऐसे वर्कर जिनका कोई प्रोफेशनल स्टेटस नहीं है, राइट, जिनको कंपनी रिकॉग्नाइज तक नहीं कर रही है, हमें एक प्रोफेशनल का दर्जा तक नहीं मिला है। तो ऐसे 20 उम्मीदें, हो सकता है आपकी उम्मीद मैं यहां पर कवर नहीं कर पाया हूंगा, लेकिन 70-72 एडवाइजर्स, 70-72 हजार जो एडवाइजर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके ये 20 उम्मीदों में से पहला है हमारा कमीशन का प्रोटेक्शन। अगर हमारा कमीशन का प्रोटेक्शन का गारंटी गवर्नमेंट दे देती है तो यहां पर आने वाला हर इंश्योरेंस एडवाइजर सेफली यहां पर काम कर पाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मेरा प्रोटेक्शन यहां पर मिला हुआ है, कमीशन की गारंटी है। उसके बाद में दूसरा क्लॉबैक, ये सबसे बड़ा एक तरीके से कैंसर नासूर बन गया था और इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आ चुके थे इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज आज क्लॉबैक के बारे में बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अगर आपका कस्टमर पॉलिसी बंद करता है तो उसके जिम्मेदार आप हो और आपको जो कमीशन दिया गया है वो कमीशन आपसे वापस ले लिया जाएगा। ये बहुत ही बेकार आइडिया है और इंश्योरेंस एडवाइजर को खत्म करने की साजिश है। इसके बिल्कुल मैं विरोध में हूं और इसीलिए हमने सबसे बड़ी डिमांड करी कि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। ये इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बन सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए गवर्नमेंट को जरूर इस पर फाइनल वर्डिक्ट देना चाहिए कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लॉबैक लागू नहीं करेगी। नेक्स्ट, पॉलिसी लैप्स कंट्रोल में कंपनी की भूमिका तय होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिसी लैप्स हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब बजट से इसका कोई लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली बजट से इसका बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि हम फाइनेंशियल बैकबोन हैं अपने देश की। हम फाइनेंशियल सोल्जर्स हैं अपने देश के, जो देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में, लोगों को पैसा बढ़ाने में, लोगों को पैसा बचाने में हेल्प करते हैं। सो डोंट टेक योर सेल्फ एज अ वेरी कैजुअल। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका स्टेटस, आपका काम देश की प्रगति में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू आर डूइंग ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क फॉर द नेशन बिल्डिंग माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो पॉलिसी लैप्स कंट्रोल में कंपनी की भूमिका भी आनी चाहिए, न सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर को उसकी जिम्मेदार मानना चाहिए। एजेंट को गिग वर्कर्स नहीं, प्रोफेशनल स्टेटस देना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आज की डेट में क्या है ना, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रोफेशनल स्टेटस हमें नहीं दिया है। वी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स, डू यू नो दैट?
we called contractual laborers. The insurance advisors of Indian economy called contract laborers. So from that point of view I was stating कि हमें कम से कम प्रोफेशनल का दर्जा मिले, so that इंश्योरेंस एडवाइजर को गिग वर्कर कंसिडर ना किया जाए। उसके बाद में सीरियस जो एडवाइजर्स हैं उनके लिए सम्मान और सुरक्षा, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी अलग से मिलनी चाहिए। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जैसे कुछ प्रोग्राम्स करती हैं जहां पर इवन LIC के चेयरमैन ने भी एक ऐसा प्रोग्राम किया था जो बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने एज्ड एडवाइजर्स को सेलिब्रेट किया, उनके साथ में उनको कुछ सम्मान दिया, प्रशस्ति पत्र वगैरह कुछ दिया था। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट को इनिशिएट करने चाहिए इंश्योरेंस एडवाइजर जो लंबी अवधि से इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं यार। इतने टाइम से वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं, 40-40 हज़ार पॉलिसीज लोगों ने बेची, 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार एक एजेंट ने पॉलिसी बेची। कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उस एडवाइजर ने किया। किसी ने 20 साल दिए इस इंडस्ट्री को, किसी ने 30 साल दे दिए, कोई तो 40 साल 45 साल से इंडस्ट्री को दे रहा है। बट प्रॉब्लम यह है कि सबको एक ही समान तरीके से देखा जा रहा है, बट बहुत ही कम ऐसा टाइम देखने को मिलता है जब इन लोगों को सम्मान और सुरक्षा दी जाती है। तो उन एडवाइजर्स का प्लीज ध्यान रखा जाए ताकि उनको बुरा ना लगे। स्टेबल रूल्स बनाए जाएं। कोई भी देखो IRDAI बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मार्केट में, जहां पर वो खुली छूट दे देता है कई बार में, कमीशन अपने हिसाब से तय कर लो, ये अपने हिसाब से कर लो। फिर इंश्योरेंस कंपनीज लूट मचाती हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ में धोखा करती हैं, स्कैम करती हैं, उनको उनको खाली यूज करने की कोशिश करती है एडवाइजर्स को। ये प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही स्टेबल रूल्स गवर्नमेंट को यहाँ पर लेके आने चाहिए। और बजट में सीतारमण को स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जैक्टली ये बोलना चाहिए कि क्या करना अलाउड है, क्या करना अलाउड नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज को। इंश्योरेंस एजेंट सेविंग स्कीम, जैसे आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सुना होगा, वैसे ही इंश्योरेंस एजेंट सेविंग स्कीम करके एक नया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करना चाहिए और बहुत ही सब्सिडी रेट पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए अलग से एक ऐसी स्कीम लेके आ जानी चाहिए जहां पर हर एडवाइजर अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा अगर बचाए तो आने वाले टाइम पर उसको, जैसे सुकन्या समृद्धि में 8.2% मिल रहा है, ऐसे ही कुछ उसके लिए एक स्पेसिफिक स्कीम अगर डिजाइन हो जाए तो बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स इसमें पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे, गवर्नमेंट को फंड भी मिलेगा और इंश्योरेंस एडवाइजर इमोशनली इसमें कनेक्ट भी कर पाएगा और वो खुद का पैसा बचाएगा भी। नहीं तो कई बार ऐसा दिक्कत होता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर के घर में खुद के जो है फाइनेंशियल्स कई बार बिगड़ जाते हैं। तो इसके लिए एक अलग से ऐसा स्कीम लॉन्च कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जहां गवर्नमेंट को पैसा भी मिल जाएगा और इंश्योरेंस एडवाइजर को एक गारंटेड रिटर्न देने का प्रॉमिस गवर्नमेंट को बस करना होगा। उसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो वुमेन हैं, जो वुमेन हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं, जैसे बीमा सखी किया। इट वाज ग्रेट इनिशिएटिव बाय द वे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं या सेमी अर्बन एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट को आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देने चाहिए, क्योंकि शहर में, हम नोएडा में बैठे हुए, यहाँ पर अगर हम 2 करोड़ 5 करोड़ का बीमा करते हैं, दैट्स वेरी वेरी नेचुरल, बिकॉज यहाँ पर पैसे वाले लोग अवेलेबल हैं, तो हमारा उनके पास जाना बहुत ही इजीली मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं। बट एक गांव वाला एडवाइजर जहां पर मुश्किल से सेठ साहूकार या इस टाइप के लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ही कम लोगों की इनकम होती है, उस कंडीशन में भी अगर वो बंदा बढ़िया बिजनेस कर रहा है, ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलिसीज बेच पा रहा है, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट अलग से, उसको थोड़ा सम्मान, कुछ एक्स्ट्रा उसको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनीज को लेके आने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कंपनीज को स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बनाने के लिए बोलना चाहिए, जिससे वो वहां पर काम करके भी खुश फील करेगा, उसको लगेगा कि यार मैं थोड़ा स्पेशल हूं, तो थोड़ा स्टेटस सिंबल उसको मिल जाएगा। फर्स्ट जनरेशन के जो नए बच्चे इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, मेरे जैसे नौजवान जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उनको स्टार्टअप की तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट स्टार्टअप को फंडिंग देती है, गवर्नमेंट स्टार्टअप को सब्सिडी रेट में बिजनेस ऑफर करती है, उनको कई सारे क्लाइंट्स मुहैया कराने में हेल्प करती है, बहुत सारी सपोर्ट मिलती है स्टार्टअप कंपनीज के लिए। तो उसी तरीके से मैं इस बिजनेस को एज ए एजेंसी बिजनेस नहीं मानता, मैं इस बिजनेस को एज अ प्रॉपर इंश्योरेंस एडवाइजरी प्लेटफॉर्म बिजनेस, एक बिजनेस के तरीके से स्टैब्लिश करने को मानता हूं। तो जो नए पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, उनको स्टार्टअप लाइक बेनिफिट अगर दे दिए जाए तो वो इस इंश्योरेंस के बिजनेस को बहुत ही सीरियसली करेंगे, प्रॉपर ऑफिस खोलेंगे, स्टाफ हायर करेंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, है ना। इस तरीके से अगर वो प्रोफेशनली ड्रिवन बिजनेस करेंगे तो उनकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, कमीशंस भी बढ़ेंगे, टीम को, वो लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे और अपने कस्टमर्स को एंड यूजर सर्विस देने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन उनको चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट और उनको चाहिए प्रॉपर हेल्प। इंश्योरेंस एडवाइजर्स एक नेशन बिल्डिंग रिकॉग्निशन उनको मिलनी चाहिए हमारे लोगों को, क्योंकि हमारा एडवाइजर दिन रात भागता है, बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है, क्लाइंट के पास जाता है, बीमा बेचने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, बार बार फॉलोअप लेना पड़ता है। और देश में हमारा पैसा
हमारे लोग जो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो वो हेल्प करता है, सब बोलते हैं ये खरीद लो वो खरीद लो, मेरा एडवाइजर जाकर के बोलता है बचा लो, ये आपके काम आएगा, इसको इन्वेस्ट कर दो, ये पैसा बढ़ जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। दैट इज वाई आई एम रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट टू गिव देम द नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डर रिकॉग्निशन टाइप से उनको कुछ दिया जाए, ऐसा सम्मान जिससे उसको ऐसा लगे। 99% एडवाइजर्स आज के डेट में इस बात के लिए डिमोटिवेट हैं क्योंकि उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा। आपने एक माला पहना दी, आपने लालच दे दिया उसको, पॉलिसी कर तेरे को गोवा घुमा दूंगा, ये बकवास नहीं चाहिए सर। नेशन बिल्डिंग रिकॉग्निशन आप दीजिए एडवाइजर को, इसके लिए काफ़ी है वो चीज़। वो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज के टुकड़ों पे पलने के लिए नहीं काम कर रहा है, उसके अपने खुद के भी टारगेट बनाता है वो, उसमें काम करने में उसको ज़्यादा मजा आएगा। इंश्योरेंस एडवाइजर को ये तो मिलना ही चाहिए। उसके अलावा अगर बजट में इनको आपको ये सारे सपोर्ट मिल जाते हैं तो आपको क्या है, कुछ प्रोमिसेस आपको भी करने चाहिए। अगर गवर्नमेंट आपके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस पैदा करती है तो ये थोड़े से 4-5 पॉइंट है। आप कोई मिस सेलिंग नहीं करोगे, राइटफुल सेलिंग करेंगे, आप अपसेलिंग करेंगे, क्रॉस सेल करेंगे, बट कभी भी मिस सेल नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस आपको करना होगा। लॉन्ग टर्म सर्विस कमिटमेंट देंगे। आयाराम गयाराम की तरह आज एजेंसी ली कल छोड़ के चले गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, छोड़ ही दिया, पॉलिसीज बेची 2-4 उसके बाद खत्म कर दिया, उनको सर्विस भी नहीं दी, ऐसा नहीं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा क्योंकि लोग आप पर भरोसा करके आपको पॉलिसी देते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल अपग्रेड का आपको प्रॉमिस लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको सीखते रहना पड़ेगा, राइट। और सीखने के लिए तो हमने आपको इंडिया में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी है जहां पर हमने पैसे का बैरियर खत्म कर दिया है। आपको क्या सीखना है, पूरे साल भर आप जो है हमारे से फ्री में सीख सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इस चीज के ऊपर टिका हुआ है कि हम इंश्योरेंस ट्रेनिंग को अफोर्डेबल कर रहे हैं। अफोर्डेबल का मतलब 99% ऑफ द टाइम आपको फ्री में ट्रेनिंग मिल जाएगी। मेरे इस प्लेटफॉर्म में तो 365 दिन फ्री में मिलेगी। कंप्लायंसेस और ट्रांसपेरेंसी का आप ध्यान देंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन आप ऐसा नहीं करेंगे, कैश में गेम नहीं खेलेंगे, और हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखेंगे और अपने कस्टमर्स को भी और अपने लिए भी लेजर मेंटेन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉमिस आपको देना पड़ेगा। और ये आपके लिए आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फंडिंग उठाने के लिए, एजेंसी बिजनेस को रन करने के लिए जरूर इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपको राष्ट्रीय दायित्व तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा, सो दैट यू फील दैट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर। जब आप ये 5 वादे करेंगे तो डेफिनेटली जो है मुझे लगता है कि आप खुश रहेंगे और अपने काम में आगे माहिर बनते जाएंगे, एक्सपर्टीज गेन करेंगे। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस। MDRT स्नाइपर जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 12,000 रुपीज की फीस है, बट यहाँ पर एक सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ता है। ये कोई एग्जैक्टली कोर्स नहीं है, ये एक कमिटमेंट कोर्स तरीके से है। यहाँ पर पेनल्टी शूटआउट्स भी लगते हैं, बट 12 महीने का ये हमारा रहता है। इस 12 महीने में 52 क्लासेस, 52 लाइव सेशंस होते हैं, 52 टॉपिक्स पे चर्चा होती है, 52 एक्टिविटीज हम करवाते हैं, 52 रिजल्ट्स लेके आते हो, 52 बार आपको वीकली रिपोर्टिंग देना होता है और वीकली चलता है। हमारा 100 पॉलिसी सिस्टम का एक कोर्स लॉन्च हो रहा है बहुत जल्दी। डिजिटल वेलकम किट आप जरूर ऑर्डर कर लीजिए और सोशल मीडिया अकाउंट हमसे सेट करवा सकते हैं। MDRT स्नाइपर, ये हमारे सारे पेड कोर्सेज हैं। और अगर आप फ्री में चीज़ें सीखना चाहते हैं तो रोज हमारे चैनल पर आप आइए, आपको फ्री में 365 दिन ट्रेनिंग मिलेगी। एक वेलकम किट हमने बनाया हुआ है, ये वेलकम किट आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में क्लाइंट के पास जाते हो और अगर आपके पास में कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं जिसकी क्लाइंट आपको रोके, आपसे पूछे, आपकी सलाह ले, राइट, आपको सीरियस ले, तो आप हमारा वेलकम किट यूज़ करिए। इससे इस वेलकम किट्स में एक सर्विस लिस्ट है, इसमें 40 से भी ज़्यादा सर्विसेज हम लिख के आपका नाम, नंबर, फोटो, ब्रांडिंग सब करके देते हैं, जिससे आप स्टेबिलिटी गेन करते हो, आप ट्रस्ट गेन करते हो, और ये धंधा पूरा ट्रस्ट पर डिपेंडेंट है। और सर्विसेज आप क्या क्या देंगे, इसके लिए अब रेडीमेड सोल्यूशंस भी हमारे पास में हैं। हम 25 से 30 कॉम्बिनेशंस आपको बना के दे देंगे आपके नाम, नंबर, फोटो के साथ। तो कमीशंस को इनकम की तरीके से सम्मान, अलग से मैंने कुछ लिखा हुआ है। जो भी कमीशन आपको मिलता है आज के डेट में, अगर आप इसको एज ए इनकम प्रूफ दिखाना चाहते हो तो कई बार में आपको लोन मिलने में दिक्कत आ जाती है। वो कहते हैं सर इसको हम इनकम ही नहीं मानते, ये भी दिक्कत आपके पास में आती है। तो गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमारे इनकम को प्रॉपर इनकम की तरीके से देखा जाए, सिर्फ कमीशन इनकम ना देखा जाए, वो प्रॉपर हमारी इनकम है, उससे हमारा घर चलता है। इससे हमारे को बहुत सारी फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ लेने में प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए गवर्नमेंट को इस पर रिफॉर्म्स करने चाहिए। और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट गवर्नमेंट ने देना चाहिए। कमीशन की पॉलिसी ऐसी आनी चाहिए कि इंश्योरेंस एडवाइजर को इन्फ्लेशन एडजस्टेड कम से कम कमीशन मिलना चाहिए। जब से इंश्योरेंस नेशनलाइज हुआ है, जब से इंश्योरेंस इंडिया में लिबरलाइजेशन के माध्यम से कंपनीज एंटर हुई हैं, तब से लेकर के आज तक बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने कमीशन रेट्स नहीं बढ़ाए, उल्टा अब घटाने की बातें हो रही हैं।
तो उस ऐसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइज़र लाखों करोड़ों एडवाइजर्स इस देश में ऐसे हैं जिनका घर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से चलता है। अगर आप उनका कमीशन कम कर देंगे, उनको डराएंगे, उनको शोषण करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बेचारा खत्म हो जाएगा, उसकी बर्बादी हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टीडीएस। ठीक है, टीडीएस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट, एक अमाउंट आपसे एडवांस में कट कर ले जाता है और फिर उसको क्लेम करने के लिए आपको पूरा 1 साल वेट करना होता है। इस देश में टैक्स रिफॉर्म्स को इतना बेकार तरीके से गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है। एक सबसे बेकार अगर कोई सिस्टम है हमारे देश में तो टैक्स का लगता है मुझे। ठीक है, उस टैक्स के रिफॉर्म में एक टीडीएस करके आपका भी पैसा कटता होगा, हर कमीशन के स्टेटमेंट में आपको वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वो डिडक्शन वापस चाहिए तो आपको आईटीआर के माध्यम से 1 साल का वेट करना पड़ता है। ये फालतू का वेट पता नहीं गवर्नमेंट क्यों कराती है, राइट। हम पे आप इतना भरोसा करते हैं कि हम क्लाइंट को पॉलिसी बेच के आ सकते हैं, तो इतना भरोसा नहीं है कि हम आपको आईटीआर भर के अगर हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी तो हम आपको देंगे। तो ये चीज़ टीडीएस का रेट कम से कम कर दिया जाए, ठीक है, उससे थोड़ा हेल्प होगा एडवाइजर्स को। और नए एडवाइजर्स के लिए टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए, ये भी एक बड़ी डिमांड है। उसके अलावा रिटायरमेंट और पेंशन स्कीम जैसी चीज़ें, कुछ वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करनी चाहिए एडवाइजर्स के लिए, जिसमें देखो 40 से 45 लाख एडवाइजर हैं, बात 1-2 एडवाइजर्स की नहीं है, बहुत बड़ी जनसंख्या में एडवाइजर्स कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, हम खुद का भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, लेकिन कुछ दायित्व तो बनता है गवर्नमेंट का भी, इंश्योरेंस कंपनीज का भी। और एक छोटा सा 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे दिया, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी, उसका मोटा मोटा प्रीमियम हमारी कमीशन से इंश्योरेंस कंपनीज काटती हैं, जो कि अनफेयर है, वो फेयर नहीं है, मैं उसको फेयर नहीं मानता। एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए होना चाहिए। लाइसेंसिंग प्रोसेस बहुत सरल बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि लाइसेंसिंग प्रोसेस आज के डेट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी स्क्रूटनी हो रही है एडवाइजर्स की, जहां पर कई बार में अच्छे एडवाइजर भी जो है उनको दिक्कत आती है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मल्टीपल कंपनी वर्किंग फ्रीडम मिलना चाहिए, जिसको हम ओपन आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसको बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओ जाकर के डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो जी, एक इंश्योरेंस एजेंट इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेगा। ये हमारा प्रॉब्लम है सर, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ आपकी कंपनी के गुलाम बन के काम करें? हमारे क्लाइंट को सिर्फ एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चाहिए सर, मेरे को ओपन आर्किटेक्चर चाहिए, जिससे कि मैं क्लाइंट को वो दे पाऊं जो उसको चाहिए। अदरवाइज मेरे को मजबूरी में सिर्फ अपनी कंपनी का ही प्रमोशन करना पड़ेगा। आपने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं, एक लाइसेंस पे, एक पैन कार्ड पे आप 2-3 कंपनी से ज़्यादा मेरे को काम ही नहीं करने देते हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बस 3 कंपनीज की ही मार्केटिंग कर सकता हूँ। फिर अगर मुझे करना है तो मुझे जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, और जुगाड़ से धंधा होता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉपर लीगल वे में हमारे को ओपन आर्किटेक्चर चाहिए। इस गवर्नमेंट से मेरे को उम्मीद है कि इस बजट में कुछ इस बारे में बात हो सकती है। और वैसे बजट सत्र जो पूरा चलेगा 1 फरवरी के बाद, वो अप्रैल तक चलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें बजट के बारे में और आपको पता चलेंगी। मिस सेलिंग का जो बोझ है वो सिर्फ एडवाइजर पर नहीं होता है, एडवाइजर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, असली जिम्मेदार तो ये लोग हैं। बेचारा एडवाइजर नया नया एजेंट बनता है और हमारे को कुछ भी बोल के पॉलिसी बेचने के लिए प्रेशर किया जाता है, लालच दिया जाता है ना। इसकी वजह से बेचारा एडवाइजर लालच में आ जाता है और वो कुछ भी गलत पॉलिसी बेच के आता है। फिर लास्ट में जब वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के कोई दिखता ही नहीं है, ना उसका सीनियर, ना उसका ब्रांच वाला, ना कंपनी वाले, कुछ भी नहीं दिखते, बेचारा फंस जाता है। तो उसकी गलती की जिम्मेदारी उससे ज्यादा किसी और की होती है, तो इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए और लोगों को भी, उनको भी कटघरे में लेके आना चाहिए। ट्रेनिंग पर टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आप मेरे को एज अ 12,000 रुपये MDRT स्नाइपर का पे कर रहे हो, और आपको अगर कोई जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर वो GST इनवॉइस नहीं दे पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनके साथ कोई ट्रेनिंग मत करिए आप। कोई भी अगर आपको GST इनवॉइस नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब आपका पैसा पर्सनल अकाउंट में लिया जा रहा होगा, पर्सनल चीज़ों के लिए यूज लिया होगा, लेकिन बात वो कमर्शियल है। तो ये भी आपको जानना चाहिए। इसका आपको GST बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, जो आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपको कम से कम कुछ टैक्स बेनिफिट मिल जाए। डिजिटल टूल्स पर आपको सब्सिडी दिए जानी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में भी 90% एडवाइजर्स के पास में ना के बराबर डिजिटल टूल्स उपलब्ध हैं जिन पर वो काम कर रहा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इस पर जब सब्सिडी मिलने लगेगी, अगर आप ठीक ठाक CRM लेते हो, तो उस पर GST पर आपको बेनिफिट मिल जाए या कुछ एडिशनल एडवांटेज आपको मिल जाए, तो आप उसको लोगे, सीरियसली काम करोगे। एजेंट वेलफेयर एक बोर्ड बनना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा ना, आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से, मुझे नहीं पता, बट आपके पास में कोई शिकायत करने का कोई माध्यम नहीं होता। कई बार इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है, बट वो कंज्यूमर फोरम टाइप का एक प्लेटफॉर्म है, बट इंश्योरेंस एडवाइजर का कंज्यूमर फोरम कहाँ है, ये बताओ मुझे, है ना।
अगर मैं LIC एजेंटों की बात कहूँ तो यहाँ पर एक लियाफी करके ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो कि यूनियन बताती है खुद को, और उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई करी है, मैं बहुत ही अनबायस्ड तरीके से इसको बताना चाहूँगा, और ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें 5-6 लोग प्रेसिडेंट बने हुए हैं। कोई कहता है मैं लियाफी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, कोई कहता है मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, कोई कहता है मैं वहाँ का। भाई क्यों इधर उधर के प्रेसिडेंट बन गया आप? क्यों आप 14 लाख 15 लाख LIC एजेंट का एक प्रेसिडेंट नहीं बना पाए? क्यों आपने राष्ट्रीय एकीकरण नहीं कर पाए अपने लियाफी का? इसी की वजह से आज हो सकता है LIC आपको सीरियस नहीं लेती है। किसी भी बड़े डिसीजन से पहले आपकी बात आप तक पहुंचा ही नहीं जाती, आपको पूछा तक नहीं जाता है। दैट्स द बिगेस्ट फेलियर ऑफ लियाफी, कि आप लोग एकीकरण के माध्यम से सामने एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर पा रहे हैं। आप आज आपका दल जाता है, कल किसी दूसरे का दल जाता है, फिर परसों दूसरे का दल जाता है, और क्या मीटिंग में क्या सवाल जवाब होते हैं भगवान जाने। इंश्योरेंस एडवाइजर्स को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। अगर ऐसा बढ़िया आप काम करते तो डेफिनेटली उसमें आपने किया भी है, नो डाउट। मैंने बहुत सारे प्रेसिडेंट से बात करी है, उन्होंने बहुत बारे में डिटेल में बताया कि उनकी कोशिशों में जो है क्या रिजल्ट्स इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से दिखे, एडवाइजर्स के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया, नो डाउट। बट ये जो डिफरेंट सेगमेंट आपने बना लिए हैं लियाफी के अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि LIC आपको सीरियस नहीं लेती है। आप बुरा माने अच्छा माने, माफी चाहूंगा, बट लियाफी अगर एक कर दो तो मैं सबसे पहला बंदा हूं जो अपने पूरे चैनल पर आपको प्रमोट करूंगा बुला करके, और नेशनल लेवल पर मैं एडवाइजर्स को रिक्रूटमेंट के लिए बोलूंगा कि भाई साहब आप जो है लियाफी को ज्वाइन करिए, जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए दीजिए, बट आप कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे तो आइए। वो तो आपसे हो नहीं रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को इनिशिएटिव में लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट को एक ऐसा ऑफिशियल सरकारी बोर्ड बना देना चाहिए जहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर की शिकायतों को सुनने का एक माध्यम हो, जहां पर हम अपनी कंप्लेंट्स लेकर के चले जाएं। अब देखो, जाने को तो IRDAI को हम RTI लगा देते हैं, उस RTI का गोलमोल जवाब आ जाता है, हमें खुद समझ नहीं आता उस RTI का जवाब दिया क्या। कई बार तो IRDAI साहब बोल देता है भैया ये जानकारी सेंसिटिव है, हम नहीं दे सकते। लो क्या करेंगे हम वहाँ पे? तो कोई ऐसा बोर्ड चाहिए जहां पर भाई हम अपने वेलफेयर के बारे में बात कर पाएं, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के मुद्दे उठा पाएं। नहीं तो वो हेल्पलेस फील करता है बेचारा, वो छोड़ के चले जाता है। इतनी मेहनत से वो इस इंडस्ट्री में आया था, वो करना चाहता था बढ़िया काम, बट जब सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता वो बेचारा डिमोटिवेट होने लगता है। इसलिए बहुत अर्जेंट है कि यहाँ पर एक वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में होना चाहिए, जहां पर एडवाइजर्स को सपोर्ट मिल पाए, राइट। और एक अनफेयर पेनल्टीज जो लगाई जा रही है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ऊपर, जैसे क्लॉबैक है, ये बिल्कुल अनफेयर पेनल्टी है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। अगर आप भी हैं तो कमेंट करके मेरी बात का समर्थन करिए। और इसमें हेरिडिटरी कमीशन के ऊपर भी बहुत सारे कमीशन क्लॉज लगा रखे इंश्योरेंस कंपनीज ने कि आपका कमीशन रोक देंगे, ये नहीं करोगे तो कमीशन नहीं आएगा। आजकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बहुत लूट रही इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, मैं तो ये कहूंगा। मतलब आप एक लेवल का बिजनेस नहीं दोगे तो आपको रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा, आप ये नहीं करोगे आपको वो नहीं मिलेगा। क्यों भाई? एक स्टैंडर्ड कमीशन रेट गवर्नमेंट क्यों सेलेक्ट नहीं कर देती है? आप मुझे सैलरी दे रहे हो क्या? सैलरी तो नहीं दे रहे हो ना, कि तुम ये करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई? कुल मिलाकर के IRDAI पूरी तरीके से फेल हो चुका है इंडिया में। IRDAI के चेयरमैन को रिजाइन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इस बार 10% से ऊपर नहीं लेके जा सकते तो। 3 साल छोड़ो, 1 साल में रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर द पर्सन। और आपको तो बहुत शक्तियां दे दी गई हैं इस बार गवर्नमेंट की तरफ से IRDAI को, जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल मिला है। देखते हैं कि उन पावर्स का आप कैसे बढ़िया यूज करते हो, और 1 साल में 10% से ऊपर पेनिट्रेशन जाता है या नहीं जाता है इंडिया में, वहां पर दिख जाएगा कि कौन कितना केपेबल है इस इंश्योरेंस की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। बट इंश्योरेंस एडवाइजर खुश नहीं है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए कोई फेवरेबल सिचुएशंस पैदा नहीं हो रही है। वो बेचारा जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है। मेरे जैसे बंदे को 365 दिन मजबूरी में फ्री में पढ़ाना पड़ रहा है उसको। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तो आपसे खोला नहीं जाता इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए। आप बात करेंगे कि इंडिया में पेनिट्रेशन रेट बढ़ाना है आपको, 2047 का सपना आपका सपना ही रह जाएगा। इंश्योरेंस एडवाइजर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा अगर इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए हेल्पफुल सिचुएशंस पैदा नहीं करी तो, ठीक है। कमीशन पर आपको डिले, कई बार तो प्राइवेट इंश्योरेंस में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कमीशन डिले किया जा रहा है। इंश्योरेंस एडवाइजर्स का कमीशन डिले हो रहा है भैया, आपको पता है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं, कोई हेल्प नहीं मिल रही बेचारे को। एक तो ऐसा सिस्टम बना दिया, चलो भाई हम तुम्हारे को फर्स्ट डे में डीलरशिप दे रहे हैं, हम आपको CLI बना देते हैं LIC की तरह। भैया CLI बनने के लिए प्रोसेस होता है, एक लीडरशिप रोल निभाना होता है उसको। आपने पहले दिन उसको एजेंट बनाया, दूसरे दिन आपने लीडर बना दिया, चल भाई तू भी टीम बना, ठीक है।
और जब वो बेचारा इतनी मेहनत से कुछ टीम बना लेता है, फिर आपको कहते हैं भैया मॉडल खत्म है आपके लिए, आपने जो एजेंट बनाए थे वो खत्म, आपको आपके काम का कमीशन मिलेगा। कितना बुरा फील करता है। मेरे पास हर रोज ऐसे एडवाइजर्स रोते हुए आते हैं जो ये बोलते हैं कि इस इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, उस ट्रेनर ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। कितनी सारी कंप्लेंट्स आती हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्या करेगा वो एजेंट, लास्ट में छोड़ के चले जाएगा बेचारा। तो अगर आपको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ाना है, 2047 का जो लक्ष्य आपने दिया है, जो जुमला पकड़ा है ना देश को, उस पर अगर सच में काम करना है, इंश्योरेंस एडवाइजर को हेल्प करिए, उसको हेल्प करिए, उसको सपोर्ट करिए, फाइनेंशियली हेल्प करिए। सर वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। मेरा एडवाइजर 72,000 इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और 25,000 के आसपास डेली एडवाइजर्स मेरे चैनल पर आते हैं। इसलिए हम उनके मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं बिकॉज जो जेन्युइन मुद्दे उठा रहा है एडवाइजर। मैं मानता हूं कहीं पर एडवाइजर भी गलती कर देता है, कई बार वो हल्के में ले लेता है इंश्योरेंस की पॉलिसी को। हम उससे भी तो 5 वादे ले रहे हैं ना कि अगर आप हमारे वादे पूरे करते हैं अपने वादे, तो एडवाइजर भी आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, उसमें कोई शंक है ही नहीं। खैर, ये जो वेलकम किट थी इसमें पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, सारा कुछ आपको मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री सेल्स फॉर्म आपको मिलेंगे जो पॉलिसी बेचने से पहले आप यूज कर सकते हैं, पोस्ट सेल्स फॉर्म आपको मिलेंगे जो पॉलिसी बेचने के 6 महीने तक आप क्लाइंट के साथ बढ़िया रेपुटेशन बिल्ड करोगे। ये सब कुछ लेने के लिए आप वेलकम किट ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें एमडीआरटी स्नाइपर के लिए भी कर सकते हैं, ऑफिस नंबर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने 20 की जगह शायद 25 या 30 एक्सपेक्टेशंस बता दी हैं। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें फुलफिल करेंगी, IRDAI किस लेवल पे सपोर्ट करेगा, बट फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है कि इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अगर बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी को चाहिए तो वो एडवाइज़र है। अगर एडवाइज़र को सपोर्ट मिल गया माय डियर फ्रेंड्स, ये 2047 बहुत दूर की बात है, आने वाले 5 साल के अंतर्गत में इंडिया का पेनिट्रेशन 10% से ज़्यादा खींचा जा सकता है ऊपर। भले हम 3.5 पे बैठे, भले 2 पे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन इंश्योरेंस एडवाइजर्स को फेवरेबल कंडीशंस दी गई, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई, अच्छे कमीशंस दिए गए, तो मेरा एडवाइजर लाल वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो काम नहीं कर सकता, बहुत तगड़ा काम कर सकता है। देश के कोने कोने में जाकर के कस्टमर्स को जाएगा, समझाएगा, पॉलिसी बेचेगा, तो उसका भी फायदा होगा और इंडिया की रेपुटेशन बढ़ेगी। इतना बड़ा देश होने के बाद हम 3.5% पे बैठे, शर्म आनी चाहिए हमें। इसमें मैं सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स को जिम्मेदार नहीं मानता, गवर्नमेंट इसके जिम्मेदार है, IRDAI इसका जिम्मेदार है, इंश्योरेंस एजेंट कहीं से कहीं तक जिम्मेदार नहीं है। उसको आपने बार बार लालच देने की कोशिश की, कमीशन तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, तो वो बेचारा डिमोटिवेट हुआ। इसका रीजन रहा ये, तो उसको सपोर्ट करिए गवर्नमेंट को, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइजर्स तक आप पहुंचाइए। आफ्टर ऑल जो है मेरे को फिर भी डिमोटिवेट नहीं होना है, एज अ बिजनेस ओनर मेरे को इस काम को आगे बढ़ाना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इस पे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम यहाँ पर मुद्दे की बात उठाते हैं, हम यहाँ पर किसी एजेंडे की बात नहीं करते हैं, पर्टिकुलर बायसनेस की बात नहीं होती। दिस इज़ वेरी अनबायस्ड प्लेटफॉर्म। हमें जिसके अगेंस्ट बोलना होता है, जो बढ़िया कर रहा है हम तारीफ करते हैं, जो नहीं कर रहा होता है उसके खिलाफ हम बात बोलते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, गलत मतलब गलत कर रहे हो। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 20 उम्मीदें एडवाइजर की पूरी हो जाएं इस 2026 में, तो इंडिया में सच में अमृतकाल शुरू हो सकता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। और 2047 से पहले ही, बहुत पहले, हम इंडिया में हर घर में बीमा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा एडवाइज़र बहुत कैपेबल है, डोंट वरी, उसके सामर्थ्य पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए। बस ज़रूरत है कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सपोर्ट गवर्नमेंट अगर दे दे फाइनेंशियली और ट्रेनिंग में और टेक्नोलॉजी में, तो फिर एडवाइज़र चल पड़ेगा और इतना बढ़िया काम करेगा कि गवर्नमेंट को ये जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का लॉस झेलना पड़ रहा है, ये नहीं झेलना पड़ेगा और देश में बढ़िया इंश्योरेंस हो जाएगा हमारा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।